हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। अगर आप एलएलएम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समवेयर आपने दो पेपर के नाम जरूर सुने होंगे, एक है क्लैट और दूसरा है एलेट। ठीक है, अब आखिर ये दोनों हैं क्या ये दोनों अलग हैं या ये दोनों सेम है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों सेम होते तो अलग अलग ये पेपर कंडक्ट ना करवाए जा रहे होते, तो कुछ तो डिफरेंस है इसमें। आज हम उस डिफरेंस की बात करेंगे काफी डिटेल में, पूरा स्टार्टिंग से लेकर कि ये कौन सी बॉडीज कंडक्ट कराती हैं, फिर इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन से चीजें इंक्लूडेड हैं यहाँ पर, डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, नंबर ऑफ सीट्स को लेकर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। वहीं पर एलेट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। दोनों के नाम में बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, नाम से कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कराने वाली बॉडीज कौन सी हैं। तो आज डिटेल में इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जल्द ही अनअकैडमी 15 जून से एक नया बैच लॉन्च करने वाला है, अचीवर्स बैच, जिसमें आपको क्लैट पीजी और अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें आपको अपकमिंग क्लैट पीजी जो कि 3 दिसंबर 2023 को होने वाला है, 3 दिसंबर 2023 को आपका जो क्लैट पीजी का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आपका पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें, कोर्स में मेजर के साथ साथ माइनर लॉज भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। प्लस आई विल बी डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिससे हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। यू कैन सी देयर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एट 6:30 PM मैं आपको मिलूंगी यहाँ पर इस बैच में, एंड you can enroll in this course by using my code msingh10। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जल्दी से एनरोल करिए, डिले मत करिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है या आपने स्टार्ट नहीं करी है तो टाइम इज रनिंग। यू नीड टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन विद अस। आगे बढ़ते हैं। क्लैट और एलेट आखिर है क्या? जैसा कि मैंने फुल फॉर्म से बता दिया आपको, नाम क्या है, व्हाट स्टैंड्स फॉर क्लैट एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर एलेट। बट आखिर ये दोनों पेपर हैं क्या? ये दोनों एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, मतलब कि आपका ऑल ओवर ये इंडिया वाली हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये सारे स्टेट के बच्चे यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कंडक्टेड टू प्रोवाइड एडमिशन टू टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक। इंडिया के जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ये एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूजी भी करवाता है और पीजी भी कराता है, ठीक। तो चाहे यूजी में आप एंट्रेंस ले रहे हो या आप पीजी में एंटर कर रहे हो, ये दोनों पेपर कंडक्ट कराने वाली ये दोनों बॉडी आपके पास मौजूद है। देन कम्स क्लैट पीजी। कौन कराता है? तो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के नाम से जिनको हम जानते हैं, जो कि एडमिशन देती हैं एलएलएम प्रोग्राम्स में एट 22 एनएलयूज। 22 एनएलयूज क्यों लिखा हुआ है? टोटल आपके पास हैं 24 एनएलयूज। अब ये 24 एनएलयूज यूजी का कोर्स तो कम कराते हैं, इन 24 के 24 एनएलयू में आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज अवेलेबल, बट पीजी कोर्स आपका सारे एनएलयूज में अभी अवेलेबल नहीं है। एक बात और है कि हो सकता है 22 ना हो, 21 की ही हम बात करते आए हैं, ठीक। लास्ट पिछले वीडियोस में भी हमने 21 की बात करी है, बट क्या है कि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस बार का भी एप्लीकेशन आपका आना बाकी है। जब वो आएगा तो एक बार उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कौन से इस बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि 20 के अराउंड नंबर है, वो 20, 21, 22 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक। हो सकता है बढ़ भी जाए, क्या पता अभी तक जो नहीं कराती थी वो भी कराने लग जाए, ठीक। ऑन दी अदर हैंड एलेट पीजी जो है वो एनएलयू डी कराता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कराता है। तो अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलग से एलेट का पेपर करा रहा है तो क्या क्लैट के पेपर में एनएलयू डी इंक्लूडेड नहीं है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल सही समझा आपने। एनएलयू डी क्लैट में कभी भी इंक्लूड नहीं रहा है। एनएलयू डी पहले अपना पेपर अलग से कराता था, यूजी और पीजी अलग से वो पहले भी कराता था, अभी क्या है वो एलेट के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो एलेट का पेपर आपको एनएलयू डी कराता है। समवेयर और कॉलेजेस इंस्टीट्यूटेड एफिलिएटेड है इंस्टीट्यूट्स इससे सिमिलर क्लैट का भी स्कोर लेते हैं कई इंस्टीट्यूट्स, वो हम आगे चल के आज डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ पर मेन जो है
NLU सारे जो है वो एक तरफ है जो क्लैट कंडक्ट करा रहे हैं, और NLU D जो है वो अलग है, ठीक, और बाकी दोनों लोग LLB LLM प्रोग्राम दोनों देते हैं। When we talk about the eligibility criteria, तो eligibility criteria क्लैट के लिए और ALET के लिए दोनों के लिए सेम है, ठीक है, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी तो LLB है ना, LLM एंट्रेंस चाहिए तो बेसिक एलिजिबिलिटी इज LLB। अब LLB में कितना मार्क्स होना चाहिए? पहली बात तो LLB आपका 3 ईयर भी चलेगा, आपका 5 ईयर भी चलेगा, राइट, दोनों चलेगा। फिर मिनिमम आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग टू द SC/ST कैटेगरी और यू बिलोंग टू द डिसेबिलिटी कैटेगरी तो आपको 45% अगर है तो भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं पेपर, तो अपीयरिंग कौन से हैं? जो LLB के लास्ट ईयर में है। अगर वो 3 ईयर कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो या तो वो 3rd ईयर में होंगे, और अगर वो 5 ईयर कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो वो 5th ईयर में होंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों पेपर आपके दिसंबर में हो रहे हैं, ठीक है, दिसंबर में ही होते हैं अब तो, जो रिवाइज हुई है साइकिल उसके हिसाब से क्लैट भी अब दिसंबर में ही करा रहा है। तो अपकमिंग आपका मई या जून में जो आपका कोर्स पूरा हो रहा होगा, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आपका अपकमिंग मई या जून का टाइम है, उसमें आपका LLB कंप्लीट होगा। तो उस टाइम, उससे पहले जो दिसंबर में है, आप उसमें ये पेपर दे सकते हो, ठीक है। वो कैंडिडेट नहीं देगा जिसका नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, जो जाने वाला है 3rd ईयर में या 5th ईयर में, वो नहीं देगा। तो यहाँ पे बात हो गई कि फाइनल ईयर LLB एग्जाम में जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं वो एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं, और डेफिनेटली भरना भी चाहिए। अब आते हैं मेन बात पे, भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैं अगर बात करूं तो अभी आपके पास कौन कौन से पेपर है LLM एंट्रेंस के लिए। आपके पास है क्लैट, आपके पास है ALET, अभी आपके पास रिसेंट में आ गया है CUET, और आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज द्वारा कराए गए स्पेसिफिक अलग से एग्जाम, ठीक है। अब है क्या मामला? मामला ये है कि हमको क्लैट, अगर हमको NLU में जाना है तो हमें क्लैट देना है, ठीक। अगर हमको NLU D में जाना है तो हमको ALET देना है। अगर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो हमको CUET देना है। और अगर हमको पर्टिकुलर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो हम अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे। आई वुड सजेस्ट आपको सारे पेपर देने चाहिए। सारे पेपर क्यों देने चाहिए? क्योंकि समवेयर क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज LLB। आप पढ़ के आए हो सारे लॉ के पेपर, लॉ का पेपर तो सब में पूछा जा रहा है ना, इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लॉ को हटा के कुछ और पूछा जा रहा हो। अगर कुछ और पूछा जा रहा है तो वो लॉ के साथ इंक्लूडेड है, तो आपको लॉ पे तो क्लैरिटी है ना, और वेटेज उसका ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में सब में बैठोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ पर सीट मिल सकती है। अगर आपको करना ही है, अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो फिर तो मैं नहीं कुछ कह सकती, बट अगर आपको LLM करना ही करना है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, एंड यू आर एमिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और यू आर एमिंग फॉर PSUs एंड ऑल, तो फिर तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप क्लैट का पेपर देते हो, क्लैट की प्रिपरेशन, ALET की प्रिपरेशन करते हो, तो समवेयर CUET और स्टेट यूनिवर्सिटी का आपका प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्लैट का जो डिफिकल्टी लेवल है और ALET का वो अलग है। वो इतना है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको बाकी के एग्जाम में भी ऑटोमेटिक हेल्प मिल जाएगी। तो मैं कहूँगी कि फॉर्म भरने में क्या जाता है, बैठने में क्या जाता है, ठीक है, आपको देना जरूर चाहिए। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, DU हो गया, BHU हो गया, ये आपको CUET के थ्रू जाना है। तो अगर आप ALET भर रहे हो NLU D के लिए, तो आप DU क्यों नहीं जाना चाहोगे? डेफिनेटली ना, तो CUET आप दोगे ही। फिर बात आ रही है, अगर NLU D जाना चाह रहे हो, मतलब समवेयर NLU जाने का मन है ना, तो फिर क्लैट दे दो भाई, वहां पे तो इतने सारे NLU है, क्या पता और कोई NLU मन का मिल जाए। और फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज तो ऑप्शन आपके पास आता ही है कि सेपरेट आप भर सकते हो। When we talk about the exam pattern, तो दोनों का एग्जाम मोड इज ऑफलाइन ओनली, ठीक है। अभी भी आपका क्लैट और ALET ये दोनों आपको पेन एंड पेपर मोड में करवाया जा रहा है। इतने सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, बट ये वाला एग्जाम आपका अभी भी ऑफलाइन हो रहा है। काउंसलिंग मोड की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस है, क्लैट आपका ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है, ALET आपका ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है, ठीक है। नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम का टाइम। क्लैट के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, दैट इज आपको 2 आवर्स मिलते हैं, और वहीं पे ALET के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, दैट मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स, राइट।
अब क्वेश्चन कितने हैं, अच्छा टाइप्स कैसे हैं, 120 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है। 120 क्वेश्चन क्लैट में आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड अब है, पहले भी एमसीक्यू था लेकिन एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव भी पहले जुड़ा हुआ था, ठीक है, अब हटा दिया गया, अब सब्जेक्टिव नहीं है। प्लस 2020 के बाद से क्राइटेरिया चेंज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपका कोर्स कर दिया गया है, टेस्ट एग्जाम पैटर्न बदल गया है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपका हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा कि अब थोड़ा टेक्निकल आता है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। वहीं पर एलेट की बात करें तो 102 क्वेश्चंस आते हैं, क्यों, क्योंकि 100 इसमें से एमसीक्यू होते हैं और 2 सब्जेक्टिव आपको करना होता है। आते तो 8 से 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्टिव करना होता है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू के लिए होती है। तो अगर क्लैट में बात करें तो क्लैट तो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, गलत है तो आपका -0.25 एक्स्ट्रा जाएगा। गलत पे 1 नंबर तो गया, साथ में -0.25 और जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की। इन द सेम वे एलेट के एग्जाम में भी एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वहां पर सही आंसर के 1 नंबर मिलेंगे और गलत का आपका एक्स्ट्रा -0.25 जाने वाला है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब्जेक्टिव में आपका क्या है कि आपने जो परफॉर्म किया है वो उसी तरीके से होगा। हाँ, दिस इज द क्राइटेरिया कि आपका पहले पार्ट ए चेक होगा, अगर पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग होगा देन पार्ट बी आपका तभी चेक करेंगे, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन तभी चेक होता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है। क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस देख के ही हम कतराते हैं कि नहीं सिलेबस तो अलग है, मैं नहीं देने वाला ये पेपर, मुझे नहीं देना ये पेपर, ठीक है। ये सिलेबस बेसिकली यहाँ पे लॉ का है, ठीक है, ये हम लॉ के सिलेबस की बात कर रहे हैं। आगे चल के अभी हम देखेंगे कि कुछ और भी पूछा जाता है क्या। तो लॉ के सिलेबस में आपको सबसे पहले जानना है, क्योंकि आपने कहा कि अगर क्लैट पीजी में सिर्फ लॉ पूछा जाता है, चलो ठीक है, बट एलेट में तो इंग्लिश भी मैंने सुना है, इंग्लिश एलेट में तो मुझे रीजनिंग भी सुनने को आ रही है, तो क्या लॉ भी दोनों का अलग अलग है? भाई चलो रीजनिंग इंग्लिश मैंने मैनेज कर ली, बट क्या लॉ भी दोनों का अलग अलग है? तो आपने फिर देखा यहाँ पे कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके कुछ कोर लॉस तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे क्लैट पीजी में यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ है, टॉर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेबर है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, आईपीआर है, टैक्सेशन हो गया, लॉ ऑफ टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंपनी इंटरनेशनल और पब्लिक इंटरनेशनल, ठीक है। ये सेम आप कह सकते हो, ये एक ही बात हो गई। अब अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस क्लैट में है, यस है, फैमिली है, बिल्कुल है, प्रॉपर्टी है, टॉर्ट्स है, आईपीआर है, इंटरनेशनल है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये भी है। अब आ गई इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये तो मैंने पहले ही बात करी, ठीक। फिर अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब हो सकता है डिस्क्रिशनरी पावर है बॉडी की कि हो सकता है वो कोई और एक्ट पूछ ले, लेकिन ये वाले लॉस तो पूछे ही जाएंगे। इनके अलावा अगर उनको लगता है तो कोई अगर न्यूज में रहा है कुछ रिसेंट वगैरह तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। माइनर लॉस का थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो नहीं पूछेंगे, बट इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा। तो कोर लॉस देखो, अगर आप क्लैट पीजी के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत सारे लॉस प्रिपेयर हो रहे हैं, आपके यहाँ पे मेजर तो हो ही रहे हैं, साथ में आपको माइनर मिल गया, ठीक है। अब अगर आपने इतना कर दिया है तो ये बताओ कि आप कौन सा ऐसा स्टेट का एग्जाम दे दोगे तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, आप अगर सीयूटी में बैठ जाओगे तो आप कैसे नहीं क्लियर कर पाओगे, ये वाला प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो बहुत ही आराम से अच्छे से सिलेबस को चाहा जाए तो कवर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट इतना नहीं है। अगर हम क्लैट पीजी के सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि अगर हम वेटेज की बात करें कि क्या अंतर है यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लेके, तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लगभग 60 एमसीक्यूज आते हैं। 60 थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से, आप 40 तो एक्सपेक्ट करोगे ही, ठीक है। मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब 40 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, या तो ये 4 पैसेज दे देंगे इंटू 10, ठीक है, और या फिर ये क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि इफ दे आर गिविंग 120 क्वेश्चन, तो 120 में ये क्या करते हैं, ये 12 पैसेज इंटू 10 भी दे सकते हैं और ये 6 इंटू 20 भी दे सकते हैं। अब 6 पैसेज में क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, 20 तो बहुत ज्यादा हो गया कि इन्होंने पैसेज कम दिया और इन्होंने क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज्यादा पूछ लिए। तब उसमें क्या होता है कि एक ही पैसेज से रिलेटेड आप कितना कॉन्टेक्स्ट, एक ही टॉपिक से कितने सवाल पूछ लोगे। 12 पैसेज में क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट ज्यादा कवर हो जाते हैं
और मतलब भर के आपके पास क्वेश्चंस भी कवर यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी इनका क्राइटेरिया है, कैसे भी पूछ सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर मान लीजिए आपका 120 है तो उसमें से आप 40 हटा दीजिए, बचा हुआ आपका पूछ लेंगे वो बाकी सब्जेक्ट्स को। और अगर 60 पूछ रहे हैं तो भाई 60 आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और बाकी के आपके लॉ हो गए 60 में कवर। तो ये कोई बहुत ये रिजिड नहीं है। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट एट ऑल रिजिड। ये बस मैं एक बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंसी आपका 50% कवर करता था सिलेबस क्लैट पीजी का, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी और भी लॉज हैं जिसपे प्रॉपर पूरा फोकस किया जा रहा है इक्वली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उन पर्टिकुलर लॉज में वो आप ध्यान रखो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको केस लॉज देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फर्दर, अगर मैं एलेट पीजी के सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको मैंने अभी जैसे कहा कि आपके पास लॉ के तो सब्जेक्ट्स हैं ही। ठीक है, लॉ के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो सारे जो भी इंक्लूडेड हैं, तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 8 हो सकते हैं 2 अटेम्प्ट करना है, 10 हो सकते हैं 2 अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव होंगे और ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। ठीक, तो ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव पूरा फुल लेंथ आंसर लिखना होगा उस टॉपिक के बारे में। बट अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं यहाँ पर, तो एमसीक्यू में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल रीजनिंग ये दोनों आपका 50-50 है। ठीक, और ये दोनों एमसीक्यू बेस्ड है और ये 50-50 मार्क्स का है। अब अगर आपका पार्ट ए दिस इज क्वालिफाइंग, ठीक है, अगर आपका पार्ट ए क्वालिफाई हो जाता है तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, नहीं तो पार्ट बी आपका चेक नहीं होगा। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी 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 क्लियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लैट 2023 के जो पार्टिसिपेटिंग टॉप कॉलेजेस थे मैं उनकी बात करूंगी, और एलेट 23 की। ठीक है, अभी होने जा रहा है आपका 24, तो समवॉट डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल इसको भी रिजिड मत मानिएगा, बट एक आइडिया आप ले सकते हैं। सारे 22 एनएलयूज इसमें इंक्लूडेड थे, एनएलयू डी को छोड़ के। क्लैट की बात करें तो क्लैट का स्कोर एमिटी भी ले लेता है, लॉयड लॉ कॉलेज लेता है, अलायंस स्कूल ऑफ लॉ है, इक्फाई लेता है, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ लेता है, ISBR लॉ कॉलेज, जेवियर लॉ स्कूल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड लॉ कॉलेज देहरादून। इतने कॉलेजेस हैं जो क्लैट का स्कोर लेते हैं। हो सकता है +-1 यहाँ पर, डेफिनेटली बिल्कुल उसको कंसिडर करके आप चलेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द एलेट, तो एलेट क्योंकि एनएलयू डी करा रहा है तो वो तो इंक्लूड है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट SRM यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ इंक्लूडेड है, जेवियर लॉ स्कूल इसमें भी है, नॉर्थ कैप है आपका गुड़गांव का, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, ISME लॉ कॉलेज है, सागर यूनिवर्सिटी इंदौर है, सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लैट का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ आप एनएलयू ही आपको मिल रहा है। क्लैट का पेपर देके आपको एनएलयू में जाने का अगर मौका नहीं मिलता है तो आपके पास और भी कॉलेजेस के ऑप्शन है जो क्लैट का स्कोर लेते हैं। इन द सेम वे एलेट में ये है कि अगर आपको एलेट से एनएलयू डी नहीं मिल रहा है तो आपके पास और भी कॉलेजेस हैं जो एलेट का स्कोर लेके आपको एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर में बैठना कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मिल रही हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इन दोनों का अप्रोच क्या है, तो अप्रोच को अगर लेके मैं बात करूं तो एज आई डिस्कस, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं क्लैट पीजी भर रहा हूं तो मुझे एलेट भरना चाहिए कि नहीं, ये मेरे साथ बड़ी समस्या की बात है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आई वुड रिकमेंड आप बिल्कुल दीजिए। ठीक है, आपका जो क्लैट पीजी का पेपर है दिस इज ऑन 3rd दिसंबर, 1 सेकेंड, दिस इज ऑन 3rd दिसंबर एंड ये आपका है December 10 को। ठीक है, आस ही पास है, 7 दिन का गैप है, 1 हफ्ते का डिफरेंस है। जब आसपास पेपर है तब तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक तैयारी करूंगा 2 पेपर में बैठ जाऊंगा और मुझे आराम से एडमिशन मिल सकता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर बात आती है फीस की, फीस की कह रही हूँ, एप्लीकेशन फीस की। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की ये बात आती है कि आपका क्लैट पीजी का समवेयर 4000 के अराउंड होता है, एलेट का 35,000। बट अगर आप एक बार मेहनत कर रहे हो, तो अगर एक बार मेहनत करके आपने फॉर्म भर दिया अच्छे से और आपका निकल गया तो वो वैल्यू फॉर मनी होगा, वर्थ इट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बेसिस पर आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एक बार नहीं होता है, बार बार अगर आप पेपर दे रहे हो तो बार बार 4-4 हज़ार दे रहे हो तो वो ज्यादा गलत है ना।
रादर आप एक बार आपने पैसा लगाया और आपका दोनों पेपर दिया, कोई पेपर आपका क्लियर हो गया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि क्लैट पीजी में आपके पास लगभग 50,000 स्टूडेंट्स हैं जो हर बार अपीयर होते हैं फॉर अराउंड 1132 सीट्स, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि सीट डिफर करती है, ठीक, सीट डिफर करती है, पिछले डेटा के हिसाब से मैं ये बता रही हूँ। वहीं पर अगर मैं एलेट की बात करूँ तो एलेट में कुछ 18,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास 81 पीजी की सीट्स हैं, 81 सीट्स हैं। तो समवेयर ये बात आ जाती है कि 81 सीट्स है तो 81 सीट्स तो बहुत कम है, अब इसमें भी कैटेगरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना पैसा लगाने से क्या फ़ायदा, मैं इतना क्यों बैठूँ। तो यहाँ पर जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बैठते हैं, या फिर जिनको लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या पता निकल जाए फ्लूक में, ठीक है, वो लोग दे देते हैं। क्लैट में क्या है कि सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा है तो ये पेपर तो हमको ज़रूर देना चाहिए। अब बात आती है सबसे पहली अप्रोच की। अप्रोच क्या है? अप्रोच दोनों का डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लैट पीजी में आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलेट में आपसे सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस फिर भी, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहो तो आप तैयारी अगर एक बार कर रहे हो तो आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल जो भी नॉलेज है आप उसको कवर करोगे ही करोगे, साथ में यू आर गोइंग टू कवर द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑल्सो, ठीक। तो रीसेंट डेवलपमेंट आपका क्लैट पीजी फोकस ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट पे करता है, बट कोई बात नहीं, आपको रीसेंट डेवलपमेंट तो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया, जो ट्रेडिशनल या फैक्चुअल नॉलेज आपने कवर करी वो आपका क्लैट और एलेट दोनों में हेल्प करेगा। फिर रीसेंट डेवलपमेंट क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि क्लैट पीजी में तो चलो मैं समझ रही हूँ कि आपने एक्सट्रैक्ट उठा के पूछ लिया, पेपर में आपने सीधा सीधा एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एलेट, तो एलेट में क्या होता है कि वहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर कोई पैसेज नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि वन लाइनर आपका जब कवर हो रहा है तो ये चीज, अगर आपने पूरा टॉपिक तो कवर करा है तो वन लाइनर हो या पैसेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। दूसरी चीज, क्योंकि एलेट में डिस्क्रिप्टिव आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको खुद से लिखना है। अब आपने अगर डिटेल अंडरस्टैंडिंग करी है किसी भी टॉपिक की तभी आप लिख पाओगे। अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स बहुत होता है, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है तो आपको अच्छा खासा लिखना है, आपको फुल लेंथ आंसर लिखना है। आपको आर्टिकल 21 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पूछा जा रहा है तो आपको पहले उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, फिर आपको बिफोर मनेका गांधी क्या सिचुएशन थी, फिर आफ्टर मनेका गांधी, फिर अभी तक क्या अप्रोच चल रहा है आर्टिकल 21 का, ये आपको कवर करके अपना पूरा फुल लेंथ आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वहीं पे समवेयर इफ यू आर रीडिंग सम रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिकल 21 इन क्लैट फॉर क्लैट पीजी, तो आपको ट्रेडिशनल भी यहाँ पे कवर करना है। तो आपको इस तरीके से क्या होगा कि एक तैयारी से दोनों पेपर का अप्रोच आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एलेट में तो कम सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर क्लैट के लिए आप अपीयर हो रहे हो तो एलेट जरूर दो, क्योंकि एलेट में कम पेपर है। तो क्लैट के लिए तो आपने ज्यादा पढ़ा है ना, एलेट में आपने कम पढ़ा है, तो आपको ज्यादा इधर हो गया कवर। दूसरा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज है मेन, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग करने के लिए हमको पैसेज को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूज़पेपर वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरा, क्योंकि आप अपडेट्स पढ़ोगे तो अपडेट से आपको हेल्प होगा कि आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेके कर रहे हो कुछ भी कवर, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी रीडिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। अब आपको वोकैबुलरी आपकी इससे स्ट्रांग हो सकती है, आपको ग्रामर वगैरह ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी यहाँ पर। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। मेनली एलेट के पोर्शन में क्या करना है आपको कि आपको मेन फोकस करना है लीगल रीजनिंग के 50 वाले मार्क्स पे, ठीक है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप 50 में से अच्छा खासा स्कोर कर लो। एंड दूसरा, आपको सब्जेक्टिव पे फोकस करना है कि आपको वो जो 50 है उसमें आपको अच्छा खासा मिल जाए। इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी मच डाइसी वाला थिंग, इंग्लिश में आपको नहीं मालूम है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे और वहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा ध्यान हमको देना पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत जब मैं श्योर हूँ अपने आंसर को लेके तभी मैं मार्क करूँ वहाँ पर एलेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में, नहीं तो मैं ना करूँ। वहीं पे क्लैट पीजी में क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा लॉ का पेपर है
तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वो नहीं कह सकती मैं, बट अगर आपने मेजर जैसे पढ़ा है, मेजर सबको ही पढ़ता है, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा, एक गेस वर्क आपका चल जाएगा। वहीं पे माइनर लॉस की अगर मैं बात करूं तो माइनर में क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया ले लिया तो समझे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ये आपके लिए हो पाएगा वहां पर। तो अगर आपने यहाँ पे लॉ कवर कर रहे हो तो बस थोड़ा सा इंग्लिश ही तो पढ़ना है, तो वो तो ऑटोमेटिक अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो क्लैट में भी हेल्प होगी और एलेट में भी हेल्प होगी। यहाँ पर पैसेज को पढ़ने में, पैसेज का इंटरप्रिटेशन करने में, ये सब समझने में आपको हेल्प करेगा, और एलेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू पीपल दैट प्लीज फिल द फॉर्म फॉर क्लैट पीजी एज वेल एज एलेट पीजी। कुछ दिक्कत की बात नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है, हमारे दिमाग से हम टफ बनाते हैं। टफ हमने कैसे बनाया कि सीट्स कम है, ठीक है, बट आप खुद बताओ हर साल अगर सीट्स अगर लोग बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो हर जगह बढ़ रहा है ना। तो आपका पेपर क्या पता कि जो लोग वहां अपीयर हो रहे हैं वो इतने सीरियस ना हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस बार आपका पेपर एलेट वाला अच्छा ज्यादा चला जाए क्लैट पीजी से, यू नेवर नो। तो आपको फॉर्म तो जरूर फिल करना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक तरह से ये पूरा आज का आपका क्राइटेरिया देख लिया, किस तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लैट एंड एलेट, ये हमने डिटेल में देख लिया, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपने इस बार का CUET का पेपर जो है अगर आपने नहीं दिया था तो डेफिनेटली आने वाला CUET का पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है। अभी आपका 9 जून को CUET का पेपर जो है होने वाला है शिफ्ट 1 में, ठीक है। उस पर भी डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आप अपीयर हो रहे हो और आपको क्या चीजें याद रखने की जरूरत है, इस पे भी मैंने बात करी है। और आप क्लैट और एलेट जरूर दीजिए, साथ में स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म भरते हैं आप उसको भी भरिए, ठीक है। प्लस मैंने की बात करी जैसा कि हमारा कोर्स आने वाला है, तो क्लैट पीजी एम, अगर आप क्लैट पीजी एम कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर एमिंग क्लैट पीजी, तो डेफिनेटली आप काफी पेपर में हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि अगर एक बार आप कोई पैसेज बेस्ड चीजें प्रिपेयर करते हो ना, आप रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो आपका कोई भी चीज नहीं छूटती है आपको, क्योंकि रिसेंट पता है, तो आप पीछे जानने की कोशिश करोगे कि आखिर शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपका हर एक पॉइंट आपका कवर होता चला जाता है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर कोई और भी पेपर एम कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारा ये कोर्स ज्वाइन करिए। दूसरा, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर PSU और जैग, तब तो आपको जरूर ये पेपर देना चाहिए, क्योंकि अब ये PSU के लिए क्लैट मतलब क्लैट का स्कोर लिया जाता है, और अब जो है जैग भी स्कोर लेने लग गए हैं। अगर आपने क्लैट दिया होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लैट एंड एलेट। आई होप आपको अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल जाइए इसकी डिटेलिंग में समझिए, इसको कायदे से समझिए, सिलेबस को कंपेयर करिए, अपना एक स्ट्रैटेजी टाइम टेबल बनाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों के एग्जाम डेट में जस्ट 7 डेज डिफरेंस। तो बिल्कुल आपको दोनों फॉर्म भरने हैं और दोनों पेपर में बैठना है। हम आपको हेल्प करेंगे इन पेपर को क्लियर करने में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी यूट्यूब वीडियोस बराबर फोकस करिए। आपको लगता है आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन करिए, आपको हम हेल्प कराएंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन, बाय बाय।